जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज तारीख है 15 फरवरी और दिन है गुरुवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक नजर हम लोग देख लेंगे, फिर आगे सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए स्वामीनाथन आयोग यानी राष्ट्रीय किसान आयोग, इसको बारे जानेंगे। एमएसपी जानेंगे, सीएसीपी जानेंगे, कैसे आया, क्यों सर ये जो है किसानों का यूनियनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, सारे किसान उग्र हो चुके हैं। क्या है एमएसपी, एमएसपी पे कानून क्यों चाहती है, क्यों गारंटी मांग रही है, सरकार एमएसपी कब से लाया था, सीएसीपी किस आधार पर आपका एमएसपी निर्धारित करता है, ये सारे चीज आपके सामने अभी होने वाला है। चलिए दूसरा बात, दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय प्रोजेक्ट लगाया गया है अदानी समूह के द्वारा, इसको देख लेंगे। भारत किस द्वीप समूह पर नेवल बेस स्थापित करेगा, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी देख लेंगे। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है जिसको जैव विविधता के साइट में नामित किया गया है, इसको भी देख लेंगे। हम लोग के सबसे उम्रदराज पूर्व कप्तान रहे दत्ताजी गायकवाड़ का निधन हो गया है, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है। जो भी युवा हैं, ठीक है, जो लोन लेना चाहते हैं, तो एक राज्य है जिसके द्वारा ये आपका स्कीम लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग आते हैं अपना किस पे भैया, तो स्वामीनाथन पे, क्योंकि क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को जो अभी टॉपिक बता रही है, टॉपिक को बिल्कुल भी जानिएगा, क्योंकि हमारा देश क्या है भाई, कृषि प्रधान है। अगर किसान नहीं रहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और हम लोग के निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया है, किसान क्या है, अन्नदाता है। अब किसान किसान नहीं रहे, उसको क्या नाम दिया गया, अन्नदाता। और अन्नदाता अभी निकले हैं प्रोटेस्ट के लिए, आंदोलन कर रहे हैं। 200 किसान यूनियन है, आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन के दौरान आंसू गोला छोड़ा जा रहा है, पानी छोड़ा जो जा रहा है, ठीक है। इससे किसान बहुत परेशान है, सिंधु बॉर्डर के पास पूरा हाहाकार मचा हुआ है। चले तो यही सब चीज को जानेंगे। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए सबसे पहले कि किसानों के जो फसल पैदावार करता है उसको एक उचित मूल्य मिले, उसको लेकर के केंद्र सरकार सबसे पहले जो पॉलिसी लेके आई, कब लेके आई, 1965 में। 1965 में सीएसीपी का स्थापना की है। उसको क्या कहते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग कहते हैं, जिसको बोलता है, क्या बोलते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका स्थापना क्यों किया गया कि किसानों को एक उचित मूल्य मिले उसके फसलों पर जो मार्केट में बेचता है, तो उसको निर्धारित करने के लिए ये आपका आयोग बनाया गया। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपका एमएसपी तैयार किया जाता है। एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थक मूल्य। उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं भाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी एक बात तो निकल के यहाँ पे आया कि जो एमएसपी है, एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, तो सीएसीपी करता है, सीएसीपी करता है। और ये कब से शुरू हुआ है, 1965 में सीएसीपी का स्थापना हुआ। 1966-67 में पहली बार किसानों को एमएसपी पर उसको जो फसल होता है वो जो बेचा, तो एमएसपी पर बेचा, सरकार के द्वारा एक दाम निर्धारित किया गया। अब देखिए ये सीएसीपी जो एमएसपी निर्धारित करेगा, तो कुछ तो होगा ना, कैसे कर देगा, ऐसे थोड़ा कर देगा कि कुछ भी मन में आया कर दिए। तो एक फार्मूला सेट होता है, जो फार्मूला होता है वही फार्मूला को हम लोग जानेंगे कि इस फार्मूला में क्या क्या है। तो किसके द्वारा फार्मूला बनाया जाता है, सीएसीपी जो आयोग है इसके द्वारा फार्मूला बनाया जाता है। और वो फार्मूला अपना सुझाव केंद्र सरकार के पास जाता है। और केंद्र सरकार क्या करती है, हर साल रबी फसल और खरीफ फसल यानी टोटल 23 फसल है जिस पर एमएसपी अभी दिया जाता है। तो अभी जो आपका किसान है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान का 2-3 चीज मांगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि एमएसपी को क्या कहिए भाई, कानूनी गारंटी चाहिए कि एमएसपी पर आप सरकार कानून बनाए। जो हम क्या है ना, इस कानून अगर हमारे साथ कभी गड़बड़ हो जाएगा, अगर हमारा फसल पे कम दाम मिलेगा, हमको लॉस हो जाएगा, तो हम क्या करें, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। सरकार को बोल रहा है कि एमएसपी पे कानून बनाइए, तो क्या कहिएगा, 1966-67 पे क्या चल रहा है ये, तो ये कानून नहीं है, ये पॉलिसी है। और पॉलिसी कौन, सीएसीपी निर्धारित करता है, हर साल करता है। कोई भी फसल अगर आप बोते हैं, ठीक है, पैदावार करने से पहले, रोपने से पहले उस पर क्या करता है, सीएसीपी के द्वारा मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। और बहुत सारे किसान क्या करते हैं, उसका मूल्य को देख करके बहुत बार क्या करता है कि उस चीज का खेती ही नहीं करता, क्योंकि देख लेता है कि इतना लागत है, इतना एमएसपी निर्धारित किया, अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम इसको क्या करें, इस बार ये फसल को उगाएं नहीं, ठीक है, पैदा ही नहीं करता है। तो जो किसान का मांग है, दो मांग है। सबसे पहली बात है क्या बोले कि टोटल जो अपने इंडिया में जितने भी फसल का उत्पादन होता है, उनमें से 23 फसल पे ही एमएसपी दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, एमएसपी पर क्या करते हैं भाई, कानूनी गारंटी चाहिए। यानी एमएसपी जो 23 फसल पे देते हैं, इस पे बढ़ोतरी कीजिए और फसल को इस पे ऐड कीजिए, और एमएसपी को कानूनी गारंटी दीजिए, जो आप पहले भी बोल चुके हैं, सरकार द्वारा कई बार कहा गया है। और ये बात कहां से आया है, तो वही स्वामीनाथन आयोग, अभी जाएंगे। स्वामीनाथन आयोग 2004 में आया था, 2006 में अपना रिपोर्ट पेश किया था, और वही बोला था कि आपको जो है ना, जो एमएसपी है, जो एमएसपी निर्धारण होता है सीएसीपी के द्वारा, तो उस पे क्या है ना, जितना आपका होता है, जो आपका एमएसपी निर्धारण होता है, इसमें क्या 1.5 गुना अधिक यानी 50% और जोड़ करके आपका एमएसपी निर्धारण करना चाहिए। किसका ये सुझाव था, तो वही आपका स्वामीनाथन आयोग का सुझाव था। कब, 2006 में ही दिया था। मगर 2006 से लेकर आज क्या हो रहा है, 2024 हो रहा है, किसानों का बढ़ा, कोई नहीं बढ़ा, किसान का हाल बुरा है। जो एमएसपी होता है बहुत कम होता है, उसको लाभ नहीं होता है, मार्केट में बेचता है,
तो वहां पे भी गड़बड़ी है, तो वही सारे चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं पहले सीएसीपी को जानेंगे हम लोग कि सीएसीपी जो फॉर्मूला सेट करता है, क्योंकि एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी के द्वारा, तो जो फॉर्मूला सेट करता है उस फॉर्मूला को आप जानिए कि वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला क्या है पहले ये जानिए। 3 तरह का फॉर्मूला सीएसीपी अपना निर्धारित करता है। 3 तरीके से कोई भी चीज को अपना ऐड करता है, जोड़ता है, शामिल करने के बाद फिर जाके एमएसपी निर्धारित होता है। वो क्या है? एक है A2, क्या कहिए? पहला जो है A2 है, दूसरा क्या है A2 प्लस FL है, और तीसरा क्या है C2 है। ये क्या क्या होता है पहले इसको आप समझाते हैं। A2 कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी फसल को अगर पैदावार करते हैं तो उसमें सभी प्रकार का जो भी आपका नकदी खर्च होता है उसको शामिल किया जाता है। किसमें? A2 में। यानी सीएसीपी जो अपना फॉर्मूला सेट करती है एमएसपी निर्धारित करने के लिए, तो उसमें 3 चीजों को क्या करता है? शामिल किया जाता है। उन 3 चीज को जो फॉर्मूला का नाम है उसका क्या है? A2। A2 में क्या है भाई? तो जो भी हम फसल पैदावार करते हैं उस फसल पैदावार करने में जितने भी प्रकार की मेरा नकदी खर्च शामिल होगा उसमें जोड़ा जाएगा, यानी ये A2 में जोड़ा जाएगा। नकदी खर्च करने का मतलब है बीज होगा, खाद होगा, कीटनाशक होगा, है कि नहीं है, यानी मजदूर होगा, जितने सारे चीज होगा, नकदी खर्च जो भी होगा उसको किस में जोड़ेंगे? A2 में जोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरे में क्या रखता है? A2 प्लस FL। इसमें क्या करेंगे कि फसल के पैदावार में जो लागत है वो तो है ही, साथ में जो परिवार के सदस्य की जो मजदूरी की अनुमानित लागत है उसको भी जोड़ा जाता है। देखिए, आप कोई भी किसान है, अपना खेती करता है, इस खेती में क्या है? जो नकदी खर्च हुआ तो हुआ ही, मगर उसके घर के जो सदस्य भी तो 3-4 वहां पे अपना काम कर रहे हैं, तो उसका जो मजदूरी है वो मजदूरी कहां जाएगा? तो नकदी खर्च के साथ साथ जो परिवार के लोग जो मजदूरी करते हैं उसको भी, उसका जो अनुमानित लागत है उसको भी जोड़ देने के बाद उस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? A2 प्लस FL कहते हैं। ये दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर में क्या है? C2। C2 का कहने का मतलब यह हुआ कि पैदावार में लगने वाली पूरी नकदी और साथ में यह अनुमानित लागत जो है आपका वो, और साथ में क्या है? जो जमीन है, जो किसान का जो जमीन है उसका भी तो कोई वैल्यू है, ऐसा थोड़ा है कि उसका बोले नहीं, तो उसका भी किसानों का जो है स्वामित्व वाली जो भूमि है उसको भी, और साथ में ब्याज वाज जो भी होता है, ठीक है, यानी सारे चीज को जोड़ करके आपका किस में रखा जाता है? C2 में रखा जाता है। और इसी C2 में स्वामीनाथन आयोग अपना रिपोर्ट दिया था तो बोला था कि C2 में जितना खर्च बैठता है उसका क्या कीजिएगा आप? 50% इसमें क्या करिएगा? ऐड कर करके एमएसपी निर्धारित करना है। कौन आयोग का ये बात कहा था? स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन कौन थे? जिसको अभी भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। पहले जो है हम लोग हरित क्रांति के जनक थे, उसी के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का स्थापना किया गया था, उसी को हम लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट कहते हैं। वही अपने रिपोर्ट में ये बात बोला था कि किसान को जब तक अगर ये मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान क्या है ना कि कोई भी फसल का जो है उत्पादन करने से वो पीछे हटेगा, क्योंकि किसी को भी लाभ नहीं होगा तो वो क्यों फसल का उत्पादन करेगा? भाई लाभ होना जरूरी है ना। तो ये आपका कौन बोला? क्या कहिएगा? स्वामीनाथन आयोग। क्या बोला था? कि C2 पे। तो C2 में कौन आ जाएगा कि पैदावार में लगने वाली सभी नकदी और गैर नकदी के साथ साथ किसानों की जो स्वामित्व वाली भूमि है, आप अपना भूमि में मान लीजिए किसानी नहीं कीजिएगा, किसी को दे दीजिएगा, उसमें पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको जो उस जमीन का जो मूल्य को जिसमें जोड़ा जाता है वो आपका C2 में आता है। A2 प्लस FL में आपका जो मजदूरी करते हैं, यानी जो फैमिली के लोग, जो अपना परिवार के लोग जो आपका कृषि कार्य में जुटे हुए हैं, उसका जो न्यूनतम मजदूरी होता है, अनुमानित मजदूरी को शामिल कर लेते हैं तो उसको A2 प्लस FL करता है। और A2 में जो नकदी खर्च है जिसमें आपका सारा चीज आ जाता है, नकदी खर्च में ये सारे चीज जो आपको बोले हैं कि आपका बीज है, कीटनाशक है, खाद है, रासायनिक खाद यूज नहीं करते हैं, करते हैं, मजदूरी है, ये सारा चीज मिल करके A2। तो ये क्या है? ये 3 फार्मूला कौन कौन सा हो गया? आपका A2 हो गया, ठीक है, समझ लेना मेरी बात को। A2 हो गया, A2 प्लस FL हो गया, और आपका C2 हो गया। इस तीनों के आधार पर सीएससीपी द्वारा क्या किया जाता है? सीएससीपी द्वारा आपका सिफारिश किया जाता है किसके पास? केंद्र सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। फिर केंद्र सरकार क्या करती है? इस पर अपना एमएसपी निर्धारित करता है। अब ये एमएसपी क्या है? अब देखिए, एमएसपी तो निर्धारित कर दिया, कब निर्धारित करेगा? फसल बोने से पहले। कोई भी फसल अगर आप बोते हैं उससे पहले ही इस पे निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए कि आप अगर धान लगाने वाले हैं, ठीक है, चावल की खेती करने वाले हैं, तो रोपने से पहले बहुत सारे किसान क्या है ना कि देख लेते कि एमएसपी बहुत कम है तो भाई हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? फायदा ही नहीं होगा, मार्केट में बेचने जाएंगे तो गड़बड़ होगा। और ये जो एमएसपी निर्धारित करता है, ये एमएसपी क्या है? ये एमएसपी सबसे पहली बात ये है कि ये एमएसपी क्या है ना, एक पॉलिसी है। पॉलिसी करने का मतलब क्या होगा कि कोई भी कानूनी गारंटी इसमें नहीं है कि सरकार को, जैसे हम लोग का क्या है, कानूनी मौलिक अधिकार है, कानूनी गारंटी है, संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा तो आप जाके क्या कीजिएगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। कानूनी मान्यता है कि नहीं है? अगर किसान का एमएसपी को क्या करे भैया, अगर ये कानूनी गारंटी दे दे सरकार
ठीक है, कानून इस पर कोई बना दे तो किसान को अगर ये सही समय पे सही एमएसपी नहीं मिलेगा तो ये जाके अपना कानूनी लड़ाई लड़ेगा। तो अभी आपका जो आंदोलन हो रहा है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी आंदोलन आप देख रहे हैं, ये आंदोलन इसी चीज पे है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी दीजिए। कानूनी गारंटी दीजिएगा तो हम क्या करेंगे, मेरे को अगर कभी भी कोई लफड़ा होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, इस पे होता है। और एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, सीएसपी के द्वारा। कितना, तो 3 आधार है, 3 आधार आपको बता दिए। A2 याद रखिएगा, नकदी खर्च है, A2 प्लस F, नकदी खर्च के साथ साथ जो परिवार के लोग मजदूरी करते हैं उसके अनुमानित मजदूरी को। और C2 में क्या करते हैं, किसानों का जो स्वामित्व वाली जमीन है वो सारा चीज। अगर कोई आदमी खेती पट्टे पे लेता है, ठीक है, या फिर और कोई तरीके से किसी दूसरे से खेती लेता है तो वो आप किस में आ जाएगा, वो आपका नकदी में आ जाएगा, ठीक है, A2 में आ जाएगा। और स्वामित्व वाली भूमि C2 में आता है। और यही C2 पर आपका जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट दिया था। मेरे हिसाब से सारा चीज आप क्लियर समझ गए हैं। किसान का आंदोलन यही है कि हमको इस पर क्या दीजिए भाई, गारंटी दीजिए, कानून बनाइए, जो आप पहले बोल चुके थे। 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आया था, उस टाइम यूपीए की सरकार थी, ठीक है, यूपीए की सरकार से फिर बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार 2014 से लेकर अब तक है, मगर इन लोग को एमएसपी पर गारंटी नहीं मिल रहा है। और गारंटी नहीं मिलने के कारण किसान को क्या है ना, उचित मूल्य नहीं मिलने की वजह से क्या है, किसान परेशान है। और अभी 23 ही फसल है, तो 23 फसल को याद रखेगा। इस 23 फसल में जो है ना, 14 जो है ना आपका क्या है, खरीफ का है, ठीक है, और 6, 14 और 6 कितना होता है, 22, यानी 7 है ना, हुआ जी 14, 15, 6, 7 जो भी होता है जोड़ लीजिए, ठीक है, 23 होता है टोटल। तो उसमें वो क्या है, आपका रबी फसल है, इसको क्या बोलता है, अभी इसी पे एमएसपी दिया जाता है। और किसानों का मांग है कि इसमें फसल को ऐड कीजिए, बहुत कम फसल रखें, इतना कम फसल में होगा। और एक बात जान लीजिए, अगर एमएसपी का किसी को अगर लाभ होता है, क्योंकि उचित लाभकारी मूल्य पर सिर्फ गन्ना का ही आपका जो है एमएसपी निर्धारित किया जाता है, ठीक है, गन्ना का। और ये जो है गन्ना को ही थोड़ा मोड़ा इसको मानते चलिएगा कि गन्ना पे ही थोड़ा मोड़ा सही उचित मूल्य मिलता है, बाकी बता जितना फसल है किसी पे भी सही उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो ये सारा आपका क्या हो गया, इससे संबंधित चीजें हो गया। तो थोड़ा सा इसको सुन लीजिए क्या क्या यहाँ पे है, फिर हम लोग आगे देख लेंगे। तो नवंबर 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किया गया था, जो आपको हम बोले हैं उसी को स्वामीनाथन आयोग भी कहते हैं। और वो अपना रिपोर्ट कब दिया भाई, 2006 में पेश किया था, ठीक है। किसानों की समस्या को सुझाने के लिए बहुत सारे क्या दिए, सुझाव दिए। उसमें बहुत सारा चीज था कि महिलाओं को किसान क्रेडिट दीजिए, ठीक है, किसानों को जो है कैसे तरह से बहुत सारा चीज कहा गया था। तो मेन उसका जो मेन मुद्दे पे जो हल्ला हो रहा है वो आपका एमएसपी है। उसके अलावा क्या किया, स्वामीनाथन आयोग ने C2 के लागत पर 50% और जोड़कर ही फसल पर क्या बोला, एमएसपी देने की सिफारिश की थी। जो आपका C2 में कौन कौन आ गया, तो नकदी खर्च भी आ गया, और किसानों का जो स्वामित्व वाली जो भूमि है उसका जो आपका मूल्य होता है वो भी आपका उसमें ऐड हो जाता है। और उसी पे क्या बोला कि जोड़ करके उसमें 50% अधिक करके आपको देना है। फसल पर एमएसपी का निर्धारण सीएससीपी के द्वारा किया जाता है। सीएससीपी का फुल फॉर्म याद रखेगा, क्या बोलते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर पोस्ट एंड प्राइजेस होता है, ठीक है। स्थापना कब किया 1965 में। क्यों किया गया था, किसानों को उसके फसलों पर क्या मिले भाई, एक उचित मूल्य मिले। सीएससीपी के पास फसलों की लागत करने का एक क्या है, फार्मूला होता है, जो आपको ये फार्मूला हम बता चुके हैं। तो ये सारा चीज आपका इससे संबंधित था। अगर यहाँ से जो भी चीज है सारे चीज को निकाल लीजिए, और ये सारा क्या है आपका क्वेश्चन ही है। चलिए, तो स्वामीनाथन आयोग का गठन कब किया गया था, आप लोग आंसर बना दीजिए, क्योंकि हम बता चुके हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 2004 हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट कब भेजी थी, 2000 सौंपी थी 2006 में। सरकार किसका था, तो क्या कहिएगा, यूपीए की मनमोहन सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ कर। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी 2004 से, और इसका स्थापना नवंबर में किया गया था, नवंबर में, इसको नवंबर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। नवंबर में किया गया था आपका, यह स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था। उससे पहले अटल बिहारी की सरकार थी, अटल बिहारी सरकार वो भी नहीं किया, और फाइनली ये करने के बाद ये चीज 6-7 में अपना रिपोर्ट भेजा, और रिपोर्ट भेजते भेजते ये सारा चीज आपका अभी तक लागू नहीं हो पाया है। बिल आया था, वो बिल भी, तो पिछले वाला जो आंदोलन था वो आंदोलन अलग है, और ये आंदोलन जो है ये आंदोलन अलग है। और ये आंदोलन जो है यही एग्जैक्ट आंदोलन है, क्योंकि कोई भी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा तो कैसे बेचेगा। कम से कम उसको आप इतना मूल्य दीजिए मार्केट में कि वो उसको बेच करके उसको कुछ लाभ हो, लाभ ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है। तो यहाँ पे अब एमएस स्वामीनाथन से संबंधित जान लीजिए। एमएस स्वामीनाथन जो है ना तमिलनाडु के थे, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अभी इसको क्या मिला है भैया, तो भारत रत्न दिया गया है। तो इस बार भारत रत्न को भी थोड़ा सा जान लीजिएगा, कितने, कर्पूरी ठाकुर से शुरू कीजिएगा, कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे 49 में। 50 में थे कौन, लाल कृष्ण आडवाणी, फिर 51 में हो गए आपका पीवी नरसिम्हा राव, फिर आपका चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन का निधन कब हो गया भाई, 1925 में जन्मे थे तमिलनाडु में, ठीक है। ये क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति का जनक इसी को कहा जाता है। क्यों, ये जो नॉर्मन बोरलॉग का जो हरित क्रांति आया था उसी के जिन को ला करके अपने इंडिया में ये सारे चीज को, गेहूं के पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ाए थे। हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति ये कहिएगा कि सिंचाई हो या बीज हो
या फिर उर्वरक हो, इन सब चीजों को क्या करना, उन्नति करके फसल के पैदावार को बढ़ाना, वही क्या है, हरित क्रांति है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में आपका कितना भैया, 27 सितंबर में क्या हो गया, इसका निधन हो गया, कब, 2023 में। ठीक है, तो ये चीज स्वामीनाथन से संबंधित चीजों को समझ जाइएगा। और इसको रेमन मैग्सेसे भी पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न, जितने भी पुरस्कार है ये सारे पुरस्कार इसको मिला हुआ है। ठीक है, पहला खाद्य पुरस्कार पाने वाले यही थे, स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो चले आगे चले। मेरे हिसाब से सारे चीज को हम आपको बता दिए हैं, जहां तक हमको समझ में आया कि नहीं आपको ये चीज बता देना चाहिए, मैं बता दिया। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जानते हैं, यानी जो क्या हो, जो इमिशन नहीं, मतलब जो कार्बन उत्सर्जन ना करे, ये ना नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो भारत जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा में भारत पूरे विश्व में कहते हैं कितने स्थान पे, तो क्या कहिएगा, 4th स्थान पे, 4th स्थान पे। और पवन ऊर्जा में हम लोग भी 4th स्थान में, मगर यहीं पे कहेगा कि अब जो है सोलर एनर्जी में यानी सौर ऊर्जा में पूरे विश्व में भारत का जो है स्थान कैवे में आता है, तो 5th स्थान में आता है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछ लेता है कि पवन ऊर्जा में भारत का स्थान विश्व स्तर पर कितना है, तो 4th नंबर पे। और पूरे नवीकरणीय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा में उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में 4थे नंबर में आता है। तो उसी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोजेक्ट अदानी समूह के द्वारा आपका लगाया गया है, कहाँ पे, गुजरात के कच्छ में लगाया गया है। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग कितना गीगावाट का उत्पादन करेगा मालूम है? सुनिएगा तो आप भी कहिएगा कि गड़बड़े हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है ना, अदानी का ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया। इस प्रोजेक्ट में 30 गीगावाट का क्षमता होगा। ठीक है, कितना, 30 गीगावाट। कहाँ पे, तो गुजरात के कच्छ में। ये गुजरात बना लीजिए, अपने से बनाइए, देखिए मैप बनाते पड़िएगा ना। ठीक है, तो ये आपका कठियावाड़ वाला तट हो गया, ये वाला कच्छ वाला तट हो गया। ठीक है, तो ये वाला तट में आपका कच्छ में आपका ये 2 जगह है, ये पे आपका लगाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। मेरे हिसाब से समझ गए। तो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसे ऊर्जा को कहते हैं जो कार्बन उत्सर्जन नहीं करे। ठीक है, और भारत सरकार का लक्ष्य है 2070 तक क्या करना है, हमको नेट जीरो लाना है, ये ना है। और ये बात कहाँ पे कहा गया था, तो क्या कहिएगा, COP26 में। कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में। बहुत बार पूछा है कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो करेंगे, कौन से कॉप में ये घोषणा किया गया था। ठीक है, तो क्या कहिएगा, COP26 ग्लासगो में। और इस बार जो है COP28 कहाँ हुआ है, तो क्या कहिएगा, यूएई में हुआ है। जो अभी मोदी जी कल भी आपका यूएई में बहुत बड़ा मंदिर का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कहाँ पे, अबू धाबी में। इसके बारे में कल बताए थे, अगर जो कल वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, सारे चीज को हम दिखाए हैं। ठीक है, कि ऐलान मोदी कार्यक्रम से लेके सारा चीज वहां पे हुआ है। चले, तो पूरे विश्व में हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्या में हैं, 4थे हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा में कितना है, तो 4था है। सौर ऊर्जा में कितने हैं विश्व में, 5वें स्थान पर आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्यों जरूरी है, कार्बन जीरो करना है। भारत कब तक कार्बन जीरो करेगा, 2070 तक। ठीक है, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल क्या बोलता है, बेस स्थापित करने जा रहा है। तो देखिए, भारत नेवल बेस स्थापित करेगा, कहां पे करेगा भाई, तो राजनाथ सिंह के द्वारा अभी कहा गया है कि हम लोग क्या करेंगे, नेवल बेस स्थापित करेंगे। कहां पे, लक्षद्वीप में। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है, ये बात जानते हैं। कई द्वीपों का समूह है, चागोस द्वीप समूह में आता है। चलिए थोड़ा सा लक्षद्वीप आपको दिखा लेते हैं। ये जान लीजिए कि लक्षद्वीप को इस वजह से जानना जरूरी है क्योंकि मालदीव को लेकर के और लक्षद्वीप को लेकर के बहुत ज्यादा मैटर चला। और मोहम्मद जो आपका मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं मोइजू, ठीक है, तो मोइजू के द्वारा हमेशा विवाद देने की वजह से ये चीज हम लोग का यहाँ पे प्रधानमंत्री गए और ये बहुत हम लोग का चर्चा में आ गई है। तो यहाँ से संबंधित बिल्कुल भी चीजों को जानिएगा। तो ये क्या कहिएगा, लक्षद्वीप का है, कई द्वीपों का समूह है, लगभग यहाँ पे 36 द्वीप है। ठीक है, और ये किसका है, तो क्या कहिएगा, चागोस द्वीप समूह जो हिंद महासागर का भाग है उसका सबसे उत्तरी समूह है, जिसको एटोल परवाल द्वीप भी कहते हैं। इसमें कई द्वीप है, जिसमें से 36 द्वीप है। इसमें से सबसे बड़ा अगर द्वीप कहेगा तो क्या, एंड्रोट कहिएगा। ठीक है, एंड्रोट। दूसरे नंबर में मिनिकॉय आता है। ठीक है, लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, कावारत्ती है। यहाँ पे एकमात्र हवाई अड्डा है जहाँ पे, कहाँ पे, अगत्ती में। तो अगत्ती में और मिनिकॉय में यहीं पे आपका नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। क्यों भाई, अपना सुरक्षा को देखते हुए। ठीक है, तो क्या कहिएगा, अगत्ती लक्षद्वीप में मात्र एक आपका हवाई मतलब अड्डा है जो अगत्ती में है। ठीक है, यहाँ पे भी करेगा और मिनिकॉय करेगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो क्या कहिएगा, तो क्या, एंड्रोट कहिएगा। ये देखिए एंड्रोट। और सबसे छोटा कहेगा तो क्या कहिएगा, बिट्रा कहिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कौन ऐसा द्वीप है जहाँ पे कोई भी निर्जन द्वीप है, कोई भी निवास नहीं मिलता, मात्र एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पिटली द्वीप। ठीक है, तो पिटली द्वीप को भी याद रखिएगा। बहुत बार पूछ लेता है कि पिटली द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ पे मानव का निवास है कि नहीं है। तो पिटली द्वीप लक्षद्वीप का एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे मानव निवास नहीं करता है, निर्जन द्वीप है, यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य है, पिटली द्वीप। सबसे छोटा द्वीप लक्षद्वीप का क्या कहिएगा, बिटला। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है, तो क्या कहिएगा, एंड्रोट। दूसरा नंबर में कौन है, मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, कावरत्ती है।
हम लोग का जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। और मिनिकॉय से ही आपका टूना मछली का निर्यात होता है। टूना मछली बहुत दाम होता है, बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है इसमें। टूना मछली को जानिएगा, ठीक है। और ये जो है ना 9 डिग्री चैनल पे है, कौन? आपका मिनिकॉय, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल हम लोग का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट यहीं से शुरू होता है ना, 8 डिग्री यहीं से शुरू होता है ना जी। इसको कहते हैं कन्याकुमारी है, केप ऑफ कैमरून जिसको कहते हैं, ये 8 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है। तो इसको बिल्कुल भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला जो एरिया है तो उसको क्या कहते हैं? ये आपका मिनिकॉय है। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, इसके नीचे आइएगा तो आपका 8 डिग्री, ठीक है। तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय, और 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच क्या करता है? एक आपका जो है सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये 9 डिग्री समझ गए। अब देखिए लक्षद्वीप से संबंधित और जानिए, क्योंकि देखिए मालदीव से बहुत कम दूरी पे है। कितना दूरी पे है? मात्र 524 किलोमीटर की दूरी पे है। कौन? मिनिकॉय। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को नेवल बेस स्टेशन स्थापित करना जरूरी है। और आपको एक चीज बता देते हैं, मालदीव अभी क्या बोला मोहम्मद मुइज़ वहां के राष्ट्रपति जो नया बने हैं, वो क्या बोला कि आप लोग अपना यहाँ पे सेना उठा के लेके जाइए। अब वहां से सेना चला जाएगा, चीन के साथ उसका दोस्ती है, और चीन जानते हैं अपना जासूसी जहाज को श्रीलंका में बैठा के रखा है, ठीक है। हबनटोटा में, ग्वादर पोर्ट में भी बैठाने वाला है। अब यहाँ पे मालदीव में भी लाके बैठा देगा। तो हम लोग को सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? है कि नहीं? और कितना दूरी में है? 524 है। तो यहाँ पे हम लोग को एक क्या है, नेवल बेस स्टेशन बनाना जरूरी है। कितना दूरी है? मात्र 524 किलोमीटर। तो हम लोग को एक तरह से खतरा है, तो खतरा को दूर करने के लिए जरूरी है। तो क्या कहिएगा, कहाँ पे बनेगा? तो मिनिकॉय में बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी द्वीप है, समझ गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 से 5 मार्च को मिनिकॉय और अगत्ती में आपका नेवल बेस का उद्घाटन करने वाले हैं, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है, ये आपका ये है, ठीक है। और ये किसके अंदर में पड़ता है? तो क्या कहिएगा, केरल उच्च न्यायालय है ना, उसी के तहत आपका लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है। यहाँ के लोग अच्छे पढ़ा लिखा होते हैं, ठीक है। ज्यादातर मुस्लिम आबादी आपका यहाँ पे जो है निवास करता है। ज्यादा जनसंख्या नहीं है, बहुत कम जनसंख्या की बात जानते चलिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा भैया? सी नंबर, यानी मिनिकॉय और अगत्ती। कहेगा कि लक्षद्वीप में मात्र एक हवाई अड्डा कौन सा था? अगत्ती। अभी बनाने वाला है, बना नहीं है, मगर एक जो है वो आपका अगत्ती में, जहां पे कोई भी निवास स्थान नहीं था। क्या कहिएगा? पिटलू द्वीप। अब सबसे छोटा द्वीप कहिएगा था बिटरा, और सबसे बड़ा एंडोर। अरे बहुत बार पूछ लेता है, नहीं बताइएगा तो फंस जाइएगा। चलते हैं आगे। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिस राज्य की बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया? तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को पहले जानिए। देखिए पहले हम लोग बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता, ये लिख देते हैं आपको हम, जैव विविधता। ये क्यों लिखते हैं बताते हैं। विविधता, जैव विविधता क्या होता है? जब देखिए देखने से लगता है कि ऐसा समूह, ऐसा जगह जहां पे जीवों में विविधता हो, बहुत सारे जीव वहां पे मिले, ठीक है। ऐसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से गुप्तेश्वर को क्या किया है ना, फॉरेस्ट को जैव विविधता रिजर्व घोषित किया। किसके द्वारा भाई? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे जीव के प्रजाति पाए गए हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या किए, इसको जैव विविधता साइट घोषित कर दिए हैं। तो कितना भैया मिलता है? तो 608 जीव की प्रजातियां हैं, ठीक है। कितना कहिएगा? 608 जीव की प्रजाति है। अब भारत में जो है जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको एक चीज हम बताते हैं। भारत, अगर ये अपना भारत माना दीजिएगा, ठीक है, ये अपना भारत, ठीक है, ये अपना अगर भारत है, चलिए बना नहीं, जगह भी नहीं, तो ये अगर अपना भारत है, इस जगह को अगर हम लोग जैव विविधता की दृष्टि देखेंगे तो भारत को 4 हॉट स्पॉट में बांटा गया है, ठीक है। तो एगो क्या कहिएगा? पश्चिमी घाट, एगो आपका पूर्वी घाट, एगो हिमालय वाला क्षेत्र, और एक आपका अंडमान निकोबार। अगर जैव विविधता आपको पूछे कि भारत का टोटल जैव विविधता बायोडायवर्सिटी साइट किधर कौन कौन सा है, तो क्या कहिएगा? एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है, एक हिमालय वाला है, और एक आपका कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार वाला। 4 वाला साइट है। इसमें बहुत ज्यादा जीव जंतु, क्योंकि देखिए ये जैव विविधता वाला जगह, बायोडायवर्सिटी वाला जगह वहां पे होगा जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आपका क्या मिलेगा भाई? आपका एक तरह से उष्ण कटिबंधीय जहाँ पे जलवायु होगा, वहीं पे आपका जैव विविधता अधिक होगा, क्योंकि अधिक पानी होगा, अधिक बारिश होगा, तो कोई भी हो, पेड़ हो, पौधा हो, जहाँ पे जंगल होगा तो वहां पे जीव निवास करवे करेगा। तो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र में जैव विविधता स्थल पाया जाता है ज्यादातर। और हम लोग का भारत में कितना कैगो हॉट स्पॉट है, तो क्या कहिएगा? 4। एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट, एगो हिमालय में, और एगो अंडमान निकोबार में, ठीक है, समझ गए। उड़ीसा के पास जो है ना पहले 3 आपका जो है बायोडायवर्सिटी जैव विविधता वाला क्षेत्र था। कौन कौन था? तो क्या कहिएगा? मंदसरू था, महेंद्रगिरी था, और गंधमार्दन था। जानते हैं महेंद्रगिरी, ये आपका जो है पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी तो है, क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो होबे करेगा, है ना, पूर्वी घाट, या मतलब पूर्वी घाट में पड़ेगा। तो महेंद्रगिरी एक हो गया, मंदसरू हो गया, और गंधमार्दन है। और अब चौथा कौन सा हो गया? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट हो गया। समझ गए। अब आइए जैव विविधता के बारे में कि ये बात आया कहां से। बहुत बार पूछता है कि जैव विविधता का जनक किसे कहते हैं। तो देखिए जैव विविधता का जो
बात शब्द है ना, इसका विचार सबसे पहले विल्सन ने दिया था, ठीक है, मगर इसको सबसे पहले प्रयोग किया था आपका जी रोसेन। तो जी रोसेन को याद रखेगा, ठीक है। बहुत बार पूछता है कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके, मतलब इसको गढ़ा किसने, क्या कहिएगा, इसको किसने गढ़ा था, क्या कहिएगा, जी रोसेन के द्वारा गढ़ा गया, ठीक है। इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। बहुत बार पूछ लेता है कि जी रोसेन जैव विविधता शब्द को किसने गढ़ा था, तो जी रोसेन 1814 यानी हाँ वही 1984-85 के करीब करीब इस शब्द को गढ़ा गया और बोला गया कि जो है जैव विविधता इसको संरक्षण करने का जरूरत है। जीवों का जो है बहुत सारे प्रजाति जहाँ रहता है उसको संरक्षण करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टोटल अभी जो है पूरे विश्व में जैव विविधता साइट 18 को, हाँ हॉट स्पॉट 18 को ही लगभग किया है, ठीक है। फिर बाकी बच्चा बढ़ता रहता है ऐसा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग देख लेंगे। समझ गए मेरी बात को कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को, और ये है कौन सा, तो एक कोरपुट जिला है, देखिए ये आपका ये है कोरपुट जिला, ठीक है, ठीक है, कोरपुट में यही आपका है गुप्तेश्वर, ये इतना बड़ा आपका उड़ीसा है, ये उड़ीसा में ये आपका जिला है। समझ गए मेरी बात को, यही पे आपका। तो उड़ीसा के कौन है भैया, यहाँ के राज्यपाल को याद रखेगा। ये राज्यपाल जो है आपका अभी हाल फिलहाल में बने, अरे वो कौन थे भैया, आपके झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, और अभी जो है यहाँ के राज्यपाल बने हैं। देखिए नाम तो मिस हो रहा है, और यहाँ के मुख्यमंत्री तो पटनायक जी हैं ही, तो ये तो जानते ही हैं, ठीक है। चलिए अभी जैसे नाम तो याद आता है आपको बता देते हैं, राज्यपाल लोग नाम भूल गए, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे आपका कोणार्क मंदिर है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक पैगोडा कहते हैं ना, कोणार्क मंदिर। फिर जगन्नाथ मंदिर जिसको व्हाइट पैगोडा कहता है। तो बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे आपको बोले ही हैं, कोणार्क मंदिर है, उसके बाद आपका कौन जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, है कि नहीं है। तो इन सब ये उड़ीसा अपने आप में बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए, तो राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी साइट के रूप में नामित किया गया। ये क्षेत्र में 608 प्रजातियां निवास करती है। ये क्षेत्र क्या है, कोरपुट जिले में स्थित है, ठीक है। तो चलिए, इसका राज्यपाल तो भुला रहे हैं, जैसे याद आता है तो आपको हम बता देते हैं। अगला चलता है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, पूर्व कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ का संबंध किस खेल से। तो देखिए पूर्व कप्तान रहे हैं दत्ताजी राव, और बहुत उम्र दराज रहे हैं, ठीक है, अब तक के सबसे ज्यादा उम्र दराज माने जाते हैं, ठीक है। यानी बड़ौदा को रणजी ट्रॉफी जिताने वाले यही थे, दत्ताजी, समझ जाइए, बहुत उम्र दराज रहे हैं और क्रिकेट से इसका संबंध रहा है। इसका जो है हाल फिलहाल में आपका निधन हो गया। तो जो भी निधन बताते हैं तो उसको बिल्कुल भी, अभी आपको किरण खान के बारे में बताए थे, बिहार के जो पद्मश्री सम्मानित थे, ठीक है ना, बहुत मैथिली के जो है ना बहुत बड़े साहित्यकार रहे हिंदी के, है कि नहीं, उसका निधन हो गया, उसके बारे में बताए थे। फिर अभी आपका राजस्थान के एगो बताए थे आपको कि ठुमरी करते, उसका भी निधन हो गया। तो जो भी निधन बताते हैं पूछ लेता है, फंस जाइएगा, याद रखिएगा, एक कॉपी बनाइए, निधन वाले को अलग रख लीजिए, जब जब बताते हैं उसको एक तरफ से लिख लीजिए, ठीक है। तो कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ का क्या हो गया, निधन हो गया, और निधन होने की वजह से ये थोड़ा सा हम लोग के चर्चा में आ गए। क्या थे भाई, तो सबसे उम्र दराज क्रिकेटर थे, ठीक है। सबसे पहले आपका बड़ौदा टीम को रणजी ट्रॉफी, जानते हैं ना, रणजी ट्रॉफी खेला जाता है, तो रणजी ट्रॉफी जानते हैं देने वाले, और ये टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, ठीक है ना, टेस्ट क्रिकेट। बड़ौदा टीम के पहले रणजी खिताब जिताने वाले दत्ताजी राव का निधन हो गया है। 13 फरवरी को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। दत्ताजी के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर, उन्हें 95 साल की उम्र में क्या भाई आखिरी सांस ली, तो यही है दत्ताजी राव। तो इसको समझते हम लोग चलेंगे, ठीक है। अपने जमाने में यानी टेस्ट में बहुत अच्छा इसका रोल रहा है। रणजी ट्रॉफी जिताया अपने जमाने में, कप्तान रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो एक फेमस पर्सनालिटी होगा अपने जमाने में। अब ये काजी नेमू, ये क्या है भैया, नेमू तो होता ही जानते हैं, ये काजी नेमू है। काजी नेमू को जो है ना आपका जो है असम सरकार के द्वारा राज्य का फल के रूप में मान्यता दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन है भैया, असम का जो है ना, कौन है भाई, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वही है हेमंत बिस्व शर्मा है। तो उसी के द्वारा जो है ना अभी आपको असम के द्वारा काजी नेमू को क्या कर दिए हैं, इसको दे दिए हैं आप, मतलब इस फल को जो मतलब आपका जो है राज्य फल के रूप में इसको क्या कर दिया गया है, तो मान्यता दे दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई, देखिए ये काजी नींबू अपने आप में विशेष है, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका बहुत निर्यात किया जाता है, और ये विशेष करके जीआई टैग भी इसको दे दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले ही दिया गया था, आज नहीं दिया गया, पहले जीआई टैग इसको पहले मिला था, और अभी राज्य का जो है फल के रूप में इसको नामित किया है काजी नींबू को। कहाँ का है ये, असम का है, ठीक है। असम को थोड़ा सा जानते चलिएगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं, आप ज्यादा इधर लेट नहीं लगाएंगे। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया। स्वयं योजना करने का मतलब क्या हुआ कि स्वयं मतलब स्वयं 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 खुद कीजिएगा तभी। तो उड़ीसा सरकार क्या किया है, अभी आपका स्वयं फल यूज किया है। इसमें क्या किया है, ये जो युवा होंगे, ठीक है, युवा को 1 लाख तक का रुपया क्या कर दिया जाएगा भैया, उसको दिया जाएगा, किसमें, सरकार की तरफ से, और पिछले 2 साल तक दिया जाएगा। और 1 लाख युवा को दिया जाएगा, 1 लाख रुपया युवाओं को बिना ब्याज के 2 साल तक
1 लाख युवा को दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। किस सरकार का द्वारा पहल है? उड़ीसा सरकार का, जिसका नाम क्या है? स्वयं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 18 से 35 वर्ष के जो भी युवा होंगे उसको क्या करेंगे, 2 वर्ष के अंदर, ठीक है, 18 से 35 वर्ष के युवा को 1 लाख का जो है हम क्या करेंगे भाई, सरकार के द्वारा दिया जाएगा बिना ब्याज के। कि भैया लीजिए, आप अपना कुछ स्वयं से कुछ कीजिए। इसी के नाम पर जो है आपके ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पटनायक जी, तो पटनायक जी के द्वारा ये आपका दिया गया। तो ये क्या है, उड़ीसा सरकार के क्या है भाई, युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देगा। उड़ीसा सरकार जो है ना, राज्य के 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त करेंगे। स्वयं योजना 18 से 35 वर्ष के आयु को दिया जाएगा। इस योजना में टोटल कितना खर्च किया जाना है? 672। कितना साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, चले, समझ गए उड़ीसा के बारे में। ठीक है ना, चलते हैं। तो जो भी आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को हम बोल दिए। मिलेंगे फिर हम लोग कल यानी 16 फरवरी को। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमको दीजिए इजाजत। चलिए, नमस्कार।